पॉजिटिव शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 21वीं शताब्दी में भारत की संस्कृति परंपरा कई सारे देश अपना रहे हैं और भारतीय उत्सवों को बड़े उत्साह के साथ साथ मना भी रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या होगी? वह सभी विकसित देश को हमारी धार्मिक शैली, हमारी परंपरा और संस्कृति में क्या खास लगा होगा कि आज वो बाहर से भले अंग्रेजी दिखते हैं पर भारतीय रंग उनके भीतरिया दिखने लगा है। तो हमें लगता होगा कि हमारी संस्कृति का प्रसार विदेश में हाल ही कुछ सालों में हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व 5000 से अधिक साल से हमारी संस्कृति का बेहतरीन तरीके से प्रसार और प्रचार विदेश की धरती पर हुआ था। उसका पूरा विश्लेषण आज करने वाले हैं। वैदिक काल में ही हमारी संस्कृति विकसित हुई थी। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत भी वैदिक काल में हुई थी। कहा जाता है कि भारत की संस्कृति बहुआयामी रही है, जिसमें भारत का महान इतिहास हो या फिर विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पिछली 5 सहस्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं महान विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण देती रही है। भारत कई धर्म प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सिंधी धर्म, ऐसे अनेक धर्मों का जनक भी कहा जाता है। आज 21वीं शताब्दी में भी कई विकसित देश हमारे उत्सव, धर्म, रीति रिवाज में ढल गए हैं, क्योंकि इस महान देश के महान विचारों का आज भी प्रसारित होना रुका नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर देखना हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डेनमार्क का दौरा किया था, तब वहां भी हमारे अनेक भाषाओं और इंडियन कल्चर को बढ़ावा भी दिया था, जो आज आपको सुनना चाहिए। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि કેટલા કેમ છો गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का जगत गुरु होना। भारत को इस बात का श्रेय जाता है कि भारत ने न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को ही सभ्यता का पाठ पढ़ाया था, परंतु भारत के बाहर बड़े हिस्से की जंगली जातियों को भी सभ्य बनाया। साथ साथ म्यांमार, इंडोनेशिया, बर्मा,
चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, साइबेरिया, मलेशिया, श्रीलंका, मैडागास्कर के टापू हो या ईरान, अफगानिस्तान से लेकर प्रशांत महासागर तक के विशाल भूखंडों पर अपने अमिट प्रभाव छोड़ा था। मुख्य रूप से हमारी संस्कृति का प्रसार जो अनेक देशों में प्रदेशों में हुआ, उसका 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि साम्राज्यवादी और राजनीतिक कारण, और दूसरा इकोनॉमिक रीजन हो सकता है यानी कि बिजनेस का तरीका, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी धार्मिक शैली, धर्म और अध्यात्म रहा है जो दुनिया ने अपनाया और आज भी दुनिया अपनाए जा रही है। इन 3 कारणों से ही हम आज द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन एशिया इसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर इंडिया क्या होता है। डेफिनेशन के तौर पर ग्रेटर इंडिया यानी कि द इंडियन कल्चरल स्फीयर विच इज एन एरिया composed of many countries, many religions in South and Southeast Asia that were historically influenced by Indian culture। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति से प्रभावित वह सभी भाग बृहद भारत ही कहलाते हैं। और इस महान भारत के आध्यात्मिक और संस्कृति को प्रसारित करने का सबसे बड़ा माध्यम था व्यापारियों, शिक्षकों, राजदूतों और धर्म प्रचारकों का। धर्म के पहलू से अगर हम हमारी संस्कृति का प्रसार देखते हैं तो 15वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म का प्रचार हो गया था। इसकी शुरुआत करीब 3000 ईसा पूर्व साल से हो गई थी। यानी आप समझ सकते हो कि आज हमारे देश के कई धर्मों की परंपरा या धर्म शैली बाहर के देश में देख रहे हैं तो उसके पीछे करीब 6 से 7 हजार साल का अथाग परिश्रम हमारे अतीत का रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। प्राचीन समय से ही हमारे भारतीय जहाजों ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। वह विशाल सागरों को पार कर विदेशी तटों पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। यहाँ तक कि दूर दूर अमेरिकी तटों और कैरोबियन द्वीप पर भी भारतीय संस्कृति के आज भी स्मृति चिन्ह मिलते हैं। समुद्रगुप्त के पास न केवल शक्तिशाली सेना थी बल्कि सशक्त जल सेना भी थी। समुद्रगुप्त ने भी हमारी संस्कृति का व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ बनाए थे। इतना ही नहीं बल्कि चोल शासकों ने एक मजबूत जल सेना बनाई थी और समुद्र पार के देशों पर आक्रमण भी किए थे। पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर मिली हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वस्तुएं सिद्ध करती है कि ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बन गए थे। अब हम थोड़ी गहराई से देखेंगे कि प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी व्यापार करने के लिए अक्सर कौन से रास्ते से जाते होंगे। वे अक्सर पश्चिम में रोम तक और समुद्री मार्गों से होते हुए पूर्व में चीन तक पहुंचे थे। हमारे देश के व्यापारी सोने की खोज में प्रथम शताब्दी में इंडोनेशिया और कंबोडिया आदि देशों में गए। उनकी जावा, सुमात्रा तथा मलाया द्वीपों की यात्राओं के विशेष वर्णन आज भी मिलते हैं। यही कारण से इन क्षेत्रों को प्राचीन काल में सुवर्ण द्वीप कहा गया था। वास्तव में व्यापारियों ने संस्कृति दूत की भूमिका निभाई थी तथा बाहरी दुनिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। व्यापारी लोग उज्जैन, मथुरा, काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र आदि नगरों से समुद्री मार्गों से होते हुए विदेश जाया करते थे और पूर्वी तट के मामल्लपुरम, ताम्रलिप्ति, कटक, पुरी, रामेश्वरम तथा कावेरी पट्टनम से विदेश के लिए चलते थे। अगर हम मध्यकालीन युग की बात करें तो सम्राट अशोक के समय में कलिंग राज्य का श्रीलंका के साथ व्यापारिक संबंध था। मतलब कि जहां भी व्यापारी गए
वहीं पर उनके सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसी प्रकार व्यापारियों ने सांस्कृतिक राजदूतों की भूमिका का निर्वाह किया था और बाहरी दुनिया से व्यापारिक संबंध बनाए थे। सिर्फ हमने व्यापार के तौर पर गए इतना नहीं है, बल्कि विदेशी लोगों से अनेक नई चीजें हमने सीखी है। उदाहरणार्थ ग्रीस और रोम से स्वर्ण सिक्कों की ढलाई सीख ली, चीन से रेशम बनाने की कला सीखी और इंडोनेशिया से पान को उगाना भी सीख लिया था। व्यापार के तरीकों के बाद भारत की संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ तो वह है हमारा धर्म और अध्यात्म। बाहर के देशों के कई बड़े बड़े धर्मगुरुओं को प्रभावित और आकर्षित कर देने वाली हमारी भव्य और प्राचीन विश्वविद्यालय, जिनके प्रभाव से कई बाहरी विद्वान भारत से आकर्षित हुए थे, आज भी वो हमारी इन प्राचीन भव्यता को देखकर जरूर चकित हो जाते हैं। विदेश से आने वाले विद्वान अक्सर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाते थे। कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय 7 मंजिला थी और इन्हीं विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रों भारतीय संस्कृति को विदेश में ले गए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत के सभी विश्वविद्यालयों का विस्तार से वर्णन करते हैं और उदाहरण के लिए इनमें से सबसे बड़ी 2 विश्वविद्यालय का विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया है और वह है पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चीन के साथ साथ तिब्बती विद्वान तारानाथ ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विस्तृत से वर्णन किया है और हमारे शिक्षक और विद्वान भी तिब्बत में इतने प्रसिद्ध थे कि कहा जाता है कि एक बार तिब्बत के राजा ने इस विश्वविद्यालय के प्रधान को तिब्बत में आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे थे ताकि विदेशी ज्ञान और जन सामान्य की संस्कृति में रुचि जगाई जा सके। थॉनवी संभूता का नाम आपने सुना ही होगा, वह उनका प्रसंग भी आज आपको सुनना चाहिए। वह एक तिब्बती मंत्री थे। जब चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जब आए थे, तब उसी समय थॉनवी संभूता नालंदा विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। यहाँ से अध्ययन करने के बाद थॉनवी संभूता तिब्बत लौटे और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तिब्बतियों की बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को स्वीकार करवाया गया। यहाँ की तिब्बत का राजा भी बौद्ध बन गया था और वह राजा ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि महान भारत की इन यूनिवर्सिटीज ने दुनिया को एक बेहतरीन सांस्कृतिक मूल्य भी सिखाया था। और इसी के साथ साथ बिहार में एक अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उनका नाम है ओदंतपुरी। कहा जाता है कि पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। इस विश्वविद्यालय से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु तिब्बत में जाकर बस गए थे। सन 67वीं ईस्वी में चीनी सम्राट के निमंत्रण पर सबसे पहले जो 2 भारतीय आचार्य चीन गए, उनके नाम है कश्यप और मातंग। और उसके बाद लगातार नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उनका अनुसरण किया था। चीनी सम्राट ने भारत के कई संस्कृत ग्रंथों को उनके देश की प्रादेशिक भाषा यानी कि चीनी भाषा में लिखने का अनुरोध कई आचार्यों को किया था। अगर हम भारत के योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के कई बड़े बड़े आचार्य हमारे देश में हुए हैं। उनमें से सबसे बड़े एक आचार्य बोधिधर्मन, जिनको चीन और जापान में आज भी सम्मान प्राप्त है। ज्ञानभद्र एक अन्य प्रकांड विद्वान थे। अपने दोनों बेटों के साथ धर्म प्रचार के लिए तिब्बत गए। बिहार के ओदंतपुर विश्वविद्यालय के समान तिब्बत में एक नए बौद्ध विहार की स्थापना भी उन्होंने की थी। आचार्य अतीश विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे। उन्हें
दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से भी जाना जाता था, वह 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए और वहां बौद्ध धर्म की सशक्त नींव डाली थी। जैसे जैसे समय चलता गया और हमारी संस्कृति, व्यापार, साहित्य, भाषाएं और धर्म भी कई देशों में प्रसारित होते गए। भारतीय कल्चर रोम, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी दिखाई देती है। हम भी बाहरी दुनिया की लाइफस्टाइल से पक्के प्रभावित हो गए हैं और हमें हमारे ही देश के कई सारे लोग हमारे भारतीय संस्कृति को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को बहुत आसानी से अपना भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बात गलत है, पर एक बात हमको सोचनी चाहिए कि एशिया और एशिया के बाहर के कई कंट्रीज उनके वेस्टर्न कल्चर से बाहर आके हमारे रीति रिवाज और हमारी फिलोसॉफी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और कोई तो वजह होनी चाहिए। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे अतीत आदर्श के साथ जिए थे और हम भी हमारी भव्य संस्कृति, धर्म, परंपरा के साथ साथ जीवन जी के आदर्श जीवन मूल्य खड़ा कर सकते हैं। आज की सीरीज में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, आपसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और सच का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।